नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास वरदान का दूसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। इससे पूर्व आपको बता दें कि यह उपन्यास दो प्रेमियों के दुखांत कथानक पर आधारित है, जिन्होंने बचपन एक साथ बिताया और यौवन की दहलीज पर सुंदर सपने सजाए, लेकिन उनके स्वप्नों का खंडहर किस तरह से गिरा, ये उपन्यास इसी कथानक पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करें। और आपको मेरे इस चैनल पर मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर और फणीश्वर नाथ रेणु, शिवानी, गौरापंत शिवानी आदि की उपन्यास और कहानियाँ भी प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगी। तो आप सुनिएगा अवश्य और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी लिखें। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष बीत गए। पंडित मोटे राम नित्य प्रातः काल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब बिरजन का जी न लगता। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूता का फीता खोल रहा था। रथिया महरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उसके हाथ में मुंह छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? ये मेरा नहीं है, महरी सरकार का ही तो है। खोलें तो आप। मुंशी, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें जो निकला उसमें ये लिखा था कि बाबा को बिरजन का प्रणाम और पालागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली है। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है। विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या तन धन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख हो जाते हैं। मैंने कल वैताल पचीसी की कहानियाँ चाची को सुनाई। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूँगी, तब आपसे रुपए लूँगी। मैं अब पंडित जी से न पढ़ूँगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी बिरजन। प्रशस्त देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में तो देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी से। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपये दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रखो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टुटपुंजिया समझ लिया है तुमने मुझे क्या? ये कहकर 10 रुपए का नोट जैसे निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपये का। हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूँगी, कह देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बता तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं न मानूंगी। ये कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से बिचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, ये झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है। तुम लोग गठिया कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच बिरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, बिरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास
नहीं आया। बिरजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुम्हारी लिखी चिट्ठी है? बिरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। ये सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। आवाज़ से बिरजन की ये दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन नहीं था। लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमोदित होती, पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि बिरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पाँव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों को बहुत क्रुद्ध होकर डांटती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है, तुम खड़ी खड़ी मुँह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। बिरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का अवसर कभी नहीं आया। सुबामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, बिरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग नहीं सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोच कर रुक जाती हूँ। सुबामा, क्या सोच कर रुक जाती हूँ? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुमामा, तो ये काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उसे बैठा न जाएगा। सुबामा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेंपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुबामा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटी की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुबामा ऐसी सुशील स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी बिरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? बिरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था तो बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही, आसन स्वच्छता से बिछा हुआ, एक थाली में चावल और चपातियाँ हैं, दाल और तरकारियाँ हैं, अलग अलग कटोरियों में रखी हुई, लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। ये स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े, चट कपड़े उतार हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी, महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है। लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी बिरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई हैं, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई। सालन बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। ये कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से, अब उठोगे भी कि सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी लार टपक रही है? निदान। दोनों रसोइयों की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दे दी। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में ऐसा कोई हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो ये था कि वे स्वभाव से मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच, सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी।
घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके पास चले जाते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए। एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए। खान साहबा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, साहब हमको खेद है, आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आए। ये सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर किसी अंग्रेजों से भेंट को फिर न गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई थी कि इसी सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता। चाल ढाल सामान्य रखते। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर रेशमी काम किया हुआ काला ढीला पैजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे, मध्यम डील पर जितनी ये पोशाक शोभा देती, उतनी कोट पतलून में संभव नहीं थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के मंडला अंतर्गत उनकी एक न चलती। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदतापूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे, एक बेटी थी। बड़ा लड़का साधारण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी न लगता। 15 वर्ष का हो चुका, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इसलिए वहाँ से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए। 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनाई से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान, वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा की रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मार धाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार, मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंगबाज, कबूतरबाज, इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया। सवेरा हुआ, कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई, पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का चस्का भी पड़ गया। दर्पण, कंघी, इत्र, तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुदामा से मिलने गई हुई थी। वहाँ उसने ब्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वे बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना ये भाव प्रकट किया। बिरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान, शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीत के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग से
इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू: चंद्रा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता, इसीलिए उसे गाने से चिढ़ती। सेवती: यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली: जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो, वह नाचना गाना सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो श्याम खड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी तनिक गाओ तो। चंदा: मैं इस समय नहीं गाऊंगी, कोई मुझे डोमनी समझ लिया है। सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला, चित्त आकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण, रसीली आंखें, प्याली रंग की गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी: तुम तो श्याम खड़े बेखबर हो, आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बेखबर खड़े हो। दूध के कुल्हड़ पर हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली: बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात। सेवती: आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा: कोयल और कौए का क्या साथ। सेती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो, हमें गाना नहीं आता। तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई का संकेत राधा चरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकला। उसको घर जा आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा एकाएक हंसना बोलना सब छूट गया। उसका विनोद उसके संग चला गया। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है जो। सेवती: निंदा क्यों करेगा, कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा: इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा: तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती: अब बेही बातें प्रतिदिन कौन लिखे, कोई नई बात हो तो लिखने को जी चाहे। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात। सेवती: परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा: बताओ। तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। अच्छा, गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती: पहले गा दो तभी लिखूं। चंद्रा: न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती: तुम्हारी शपथ लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी: तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर न रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया: आप तो श्याम रखो 2-2 लुगाइयाँ, मेरी तो आप ही पे नज़र हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा: अब तो बहुत हंसी हो चुकी, लाऊं कागज। सेवती: नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभ आगमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान, हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए।
सेवती बोली, कमलू मुँह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला, मुँह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इसने विजय प्राप्त की है, आज यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। ये कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है, आप सुनाइए। मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चोंच हो जाएं। ये कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। बद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार नचाया, फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, ये नीचे आया, चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो मैं यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दावा कि सिर उठाने नहीं दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बगुट्टू भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया पर न पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगीं। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे सुनता हूँ, यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। ये कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, 2-2 लुगैयाँ। ये कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। तो अभी आप सुन रहे थे सम्राट कथा उपन्यास सम्राट कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास वरदान का दूसरा भाग। कथानक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और प्लीज़ आप लोग सुझाव अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, या मेरे बारे में जो भी आपकी राय हो पढ़ने के बारे में, तो उसे भी अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं अगले अंक के साथ। जय माँ भारती।